और पुराना दौर वापस नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बहुत दिन से एक पिक्चर चल रही थी। पिक्चर ये चल रही थी, विपक्ष दिखा रहा था रैली में। राहुल गांधी भी कह रहे थे, अखिलेश ने भी कहा था, तमाम नेता विपक्ष के कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि सब कुछ ईवीएम में है सेट, इसलिए जीत जाती है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, ईवीएम ये हो सकती है, वो हो सकती है, तमाम सवाल। इसलिए देश का सवाल सबसे पहला यही था कि अब रैली से जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, जो पिक्चर दिखाई जा रही थी, उस पिक्चर का दी एंड आज हो गया। दूसरा बड़ा सवाल, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मतलब चुनावी प्रक्रिया जब विदेश तक जो है से तारीफ आती है इलेक्शन कमीशन की कि किस तरीके से इतने बड़े देश में 90 करोड़ जहां पर वोटर हों, कितनी कॉम्प्लेक्स देखिए इस वक्त टेम्परेचर प्रोसेस, एक एक जगह पर आपको मतदान कराना है, और ऊपर से आप इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाएं और ईवीएम की बात करें, तो क्या चुनावी प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश थी ये? और इसका आज भंडाफोड़ हो गया। तीसरा, क्या ईवीएम पर विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा था? जैसा मैंने पहले भी कहा, जीते तो स्वीकार, हारे तो ईवीएम जिम्मेदार। और चौथा और सबसे अहम सवाल, क्या विपक्ष अब ईसी पर सवाल उठाना, क्योंकि आयोग पर सवाल उठते हैं ना, बंद कर देगा? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी हैं बीजेपी से, दीपक झा हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ एडवोकेट के शर्मा हैं राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से, हमारे साथ एडवोकेट संजय राणा हैं राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ अजय प्रकाश जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक भाई, बहुत बार हमने इसको लेकर के चर्चा की, आपने कहा नहीं है, हैक होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, ये है वो है। अब अगर मैं आपके ही जो नेता हैं उन्हीं की भाषा में कहूँ, राहुल गांधी कि राजा की जान ईवीएम में, आज तो राजा की जान ईवीएम से बाहर आ गई ना, अब तो ईवीएम पर सवाल उठाना बंद, सुप्रीम फैसला। दीपक, आवाज आई दीपक? कपीश जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल तो देखिए अखिलेश भी उठा रहे थे, और उसमें ये कह रहे थे नहीं ईवीएम पर तो सवाल उठता ही है, बनता ही है। इससे पहले भी, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही था विपक्ष पर कि जीते तो स्वीकार, हारे तो ईवीएम पर ईवीएम जिम्मेदार, यही तैयारी हो रही थी ना, अब तो नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो ये देखना चाहिए, राजा की जान ईवीएम में है, ये हम क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की ये सबसे छोटी पीठ है, पहली दो लोगों की बेंच। अभी इसके ऊपर तमाम पीठें, 5 की भी है और संवैधानिक पीठ। अभी तो इस पर कई अपीलें प्रारंभ है, विधि में अभी जगह है अपील की, आप हमारे अपील का राइट नहीं छीन सकते। हाँ, एक बात हम जरूर, मुझे सिर्फ एक बात ये बता दें कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय इनके जीवीएल नरसिम्हा राव जो राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा ईवीएम की हैकिंग पे किताब लिखी थी, और उस किताब का विमोचन जो है लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने किया। तो यूपीए में जो ईवीएम थी, क्या वो अलग थी, जो पक्षपात करती थी, जो हैक होती थी, जिसके तरीके उन्होंने लिखे थे, जिसका लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने विमोचन किया था? और अब की ईवीएम निष्पक्ष हो गई है साहब, अब की ईवीएम निष्पक्ष हो गई है, और तमाम डेमो देखने को मिला। अभी केरल के अंदर आपको देखने को मिला है कि किस तरीके से आपके सामने चीजें आई हैं कि एक बटन दबाओ, कोई बटन दबाओ, कमल के फूल को वोट जा रहा है, ईवीएम खराब। तो खराब होती है ना। और मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूं, 2016 से लेके 2018 के बीच में
ये आरटीआई है और कर्नाटका हाईकोर्ट में केस था कि 18 से 19 लाख ईवीएम मिसिंग है, जो 2 कंपनियों में बनाने के नाम पर भेजा गया था रिपेयरिंग के लिए। उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। तो कपीश जी, चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि भरोसा है कि। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के मुख्य न्यायमूर्ति ने क्या कहा था कि जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें मुख्य न्यायमूर्ति भी एक व्यक्ति होंगे। लेकिन मोदी साहब को यह मंजूर क्यों नहीं था कि देश की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति पर भरोसा नहीं था कि आप पहले एक ऑर्डिनेंस लाए, फिर आपने उस पर कानून बना करके उनको रोक दिया कि नहीं, तो मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होंगे, बल्कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यानी कि 2-1 से यस मैन की नियुक्ति आप करेंगे। सर, विपक्ष का भी तो है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, तो 2-1 का होगा ना मेरे भाई, इसीलिए तो कहा कि यस मैन की हमें। तो मतलब मैं और बाकी पैनलिस्ट भी, मतलब दो क्रक्स है। ईवीएम पर सवाल जारी रहेंगे, एक तो अपील का मौका मैं ये मानूं, है ना, ईवीएम पर सवाल जारी रहेंगे कि ईवीएम हैक होती है, तमाम होती है, और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाना या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर भी सवाल जारी नहीं उठा रहे, ये हम नहीं उठा रहे हैं, ठीक, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को रखा था। ये आप इनसे पूछिएगा जरूर, और ये आपके भी दिल में प्रश्न होना चाहिए, मीडिया के भी दिल में, कि आखिर क्या बात है। सर, वोटर प्रभावित नहीं होता क्या? धनंजय जी, मतलब धनंजय जी, अभी कल ही देखिए कन्नौज से जो है कन्नौज से अखिलेश आए, पर्चा भरा, इतनी भीड़, भाई वो इसी जीते तो इसी ईवीएम से जीतेंगे, तब स्वीकार होगा, तब भी कहेंगे नहीं, हो सकता है इसमें भी गड़बड़ी रही होगी, हो सकता है इसमें भी कुछ रहा होगा। वायनाड से राहुल जीतेंगे तो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, लेकिन पता नहीं कैसे जीत गया। धनंजय गिरी, नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप कन्नौज से अखिलेश की बात कर रहे थे। कन्नौज से अखिलेश का आना इस बात की तस्दीक करता है कि सपा का सफाया हो गया है, अंतिम किला लड़ रहे हैं, और यहाँ भी स्थिति जो उनकी है गड़बड़ ही दिख रही है। ये सपा अंतिम किला भी नहीं बचा पाएगी। 14, 17, 19, 22, 4 में हो गई सफाई, अब सफाई कहीं नहीं खोजने से मिलेंगे मेरे भाई। तो उसके बाद आप देखिएगा तो ये आपके ईवीएम पर सवाल जो विपक्ष का है वो आइडियोलॉजिकल है कि टेक्निकल है। अगर टेक्निकल है तो आप उसमें मशीन है, उसमें 17 जून 17 में चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई आए इसको साबित कर दे, इसमें क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक कर देंगे। ओपन हैंड सबको बुलाया था। और अगर प्रश्न पॉलिटिकल है तो आपने तेलंगाना जीता, कांग्रेस ने जीता, आपने कर्नाटका जीता, आपने हिमाचल जीता, तो आप सब जगह से इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, हम फिर से चुनाव कराए जाए। लेकिन आप क्या है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सबसे पहले राजीव गांधी इसको लाए, ऑर्डिनेंस पास किए, इसके लिए नरसिम्हा राव। 2004 में पहली बार चुनाव हुआ, यूपीए की सरकार बनी। 2009 में दूसरी बार चुनाव हुआ, यूपीए की सरकार बनी, तो सब कुछ ठीक था। ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री करते हैं केजरीवाल दिल्ली में, तो सब कुछ ठीक है। पंजाब में कांग्रेस साफ हो जाती है, झाड़ू मार देते हैं केजरीवाल, तो सब ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीतते ही छाती पीटना शुरू होता है, कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं 400 पार। भाई, जनता के साथ काम कर रहे हैं हम, जन सरोकार कर रहे हैं हम, आप क्यों हो रहे हैं सफा? क्योंकि आपने तो भाई, आप सफाई में महोत्सव कराएंगे, हम आम आदमी का घर बनवाएंगे, गांव गरीब किसान के टॉयलेट बनवाएंगे, उनके जीवन को सुधारेंगे, उनको किसान सम्मान निधि पहुंचाएंगे, तो नेचुरली हम आगे आएंगे। दूसरी बात, इस बार भाजपा भूगोल में मिलेगी और कांग्रेस इतिहास में मिलेगी। अब आप बताइए कैसा गठबंधन है जहां माननीय अखिलेश जी क्या कहते हैं, उनको ये लोग क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम कहना भी नहीं चाहते हैं। दूसरा, केरल में चुनाव हो रहे हैं, वहां एनी राजा राहुल बाबा का बजा रही है बाजा, और पूरे कम्युनिस्ट से आपका गठबंधन है पूरे देश में। ये कैसा गठबंधन है कि जिसके साथ गठबंधन है उसी से गठबंधन है, और आप कहते हैं कि आपकी सीटें नहीं आ रही, तो कैसे आएंगी सीटें? प्रश्न का जवाब नहीं दिया इन्होंने। सवाल का जवाब तो कोर्ट ने दे दिया है, सवाल का जवाब तो कोर्ट दे रहा है। आप दे दो कि आप नरसिम्हा राव जो नहीं है, मशीन करो, और अभी तक नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी थी वो फर्जी किताब, आपका गला फट जाएगा, गला सूख जाए, इसे हमें कोई लेना देना नहीं। जो मामला सर्वोच्च न्यायालय से तहत आप वकील समझते, और पढ़ लिख करके वकील बने होंगे मेरे ख्याल से, आप पढ़े लिखे वकील लगते हैं, आप पढ़ लिख करके वकील बने हैं ना, तो जो न्यायालय ने टिप्पणी की उस पर मैं कैसे टिप्पणी करूं? न्यायालय ने जो टिप्पणी
देश को भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, मैं मान लूंगा। ये सब आप कह कह दो एक सकते हैं ना, बार, ये तो आपके संस्कार हैं। और क्या ये तो कह आपके दीजिए कि संस्कार हैं, उन्होंने आप कह किताब सकते हैं। लिखी। अच्छा ये बताइए, वो उन्होंने किताब लिखी थी, मैं आप दोनों को इसकी लेकर के जानकारी आता हूँ आपको है स्क्रीन कि में, नहीं? क्योंकि आपके नाम गलत चल रहे हैं, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। कपीश जी, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है ना, मैं तो कह रहा हूँ वो चलिए ठीक है, कर्नाटक का एग्जाम्पल है, अब अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर आ जाती, इससे पहले अखिलेश जीत करके आए थे, ईवीएम से आए थे ना, तब ईवीएम भी है, तब नहीं हैक होती थी, अभी हैक होती है, अभी खराब आई है। कपीश जी, आप और धनंजय जी अगर स्क्रीन पर धन्यवाद आप दे आए दें तो। कि आपने कम से कम मुझसे प्रश्न किया, मुझको अवसर दें। अच्छा एक बात बताइए, चोरी होती है ना, सबके घर होती है क्या? चोर जानता है ना कि उसको किसके घर में चोरी करनी, क्योंकि व्यवस्थाएं उसके हाथ में। अगर व्यवस्था उसके हाथ में ना लेना होता तो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से मुख्य न्यायमूर्ति को बाहर क्यों करते? क्या आपको लगता है इस देश के मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, ठीक नहीं है, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए? और इसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले आना चाहिए, ताकि कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एक ही सरकार के, एक ही पार्टी के हिस्से हैं, वो लोग एक यस मैन की नियुक्ति कर लें 8 घंटे के अंदर। अरे चपरासी की नियुक्ति नहीं होती है 8 घंटे में, ये इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं 8 घंटे में। आपके सामने है, इनसे प्रश्न पूछिए कि जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी हैकिंग पे, जो आडवाणी साहब ने विमोचन किया था, वो फर्जी किताब थी, झूठ बोलते थे क्या, या झूठ बोल रहे? उस समय जो ईवीएम थी वो फर्जी काम करवा रही थी, इस समय की पक्षपाती नहीं है, ये तो नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा है, इन्होंने किताब लिखी, मैं कैसे जवाब दे मानेंगे? दूं? और इनसे पूछ लीजिए 18-19 लाख ईवीएम जो मिसिंग है वो कहां है? पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए भेजे हैं कि तालिबान में? क्योंकि ये हिंदुस्तान में तो कराते नहीं। पूछ लीजिए इनसे कहां है। सचिन, हेलो जी बोलिए धनंजय, जवाब दीजिए। मैं ऐसे जगह बैठा हूं कि मेरे सामने टीवी नहीं है, इसलिए स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरी बात, जिस तरह शालीनता से भाई साहब को मैंने सुना, उतनी शालीनता से मैं उनके भी सुनने की उम्मीद करता, लेकिन नाम के अनुरूप स्वभाव करके बीच में ना बोले, मेरी बात को गंभीरता से सुन ले। जितनी गंभीरता से मैंने उनको अभी सुना, मैं कर दूंगा तो नहीं, फिर आप बीच में कूद के चले आते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ कि आप हमारे पिछला- प्रश्नों का उत्तर दे। पिछली बार भी आपने बोला, पिछली बार मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं। आपने कहा पाकिस्तान में चुनाव कराएंगे, आपकी मंशा वहीं लड़ने की है, आप अगली बार तो वहीं लड़ने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो 4 चुनाव ईवीएम है वो पाकिस्तान में आप वहीं आप गए थे ना भाई साहब, में करा रही है, ये तो आपको ना भाई सोचना। साहब, अच्छा शर्म नहीं देखिए, आती है आपने आपको? यथा नाम तथा स्वभाव का परिचय स्वयं दिया। कपीश जी, कपीश आपने आपने एक आपको- रिक्वेस्ट की आपको थी ये ऐसा है कि नहीं- जब ये मैं नहीं बोलूं लगता। आप ना बोले। सर वही रिक्वेस्ट तो फिर इन्होंने भी की, एक बार सुन लेते ना उनका पूछिए ना, पॉइंट। भाई आप आज के फैसले से मुतमिन नहीं है, आप राजा की जान, मतलब आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। खुश क्या मतलब, मुतमिन नहीं है। आप बताते रहेंगे ईवीएम हैक हो सकती है, जब जीत जाएंगे तो कहेंगे कि भैया हमारे घर में उन्होंने चोरी नहीं की क्योंकि हम स्ट्रांग थे, जहां हम हारे बस वहीं चोरी हुई है ना, वहां पे ईवीएम सेट थी। मतलब ये बताते रहेंगे। ठीक है, अब एक बार धनंजय जी जो कहना चाहते हैं आपके जवाब में, आप कह रहे हैं किताब क्यों लिखी थी जीवीएल ने, और उसके बाद उसमें सवाल मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन बीच में ना बोले। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। न्यायालय को ही थोड़ा और पढ़ें, न्यायालय के ही निर्देशों को थोड़ा और पढ़ें तो न्यायालय क्या कह रहा है? न्यायालय कह रहा है कि चोर मचाए शोर, वो लोग जो बुलेट से बैलेट को लूट लेते थे। वो दशक था जब बिहार में लालू यादव कहते थे कि इसमें से जिन निकलेगा, मतपेटियों से जिन निकलेगा। उसके बाद के चुनाव में उन्होंने कहा कि मतपेटियों से ब्रह्म पिशाच निकलेगा, और वो लगातार मतपेटियों की चोरी होती थी, लोग लेके भाग जाते थे, स्याही डालते थे, कुएं में डालते थे, चुनाव स्थगित होते थे। ये सब न्यायालय के आदेशों में आया है। न्यायालय ने कहा है कि क्या आप उस दौर में वापस जाना चाहते हैं? मैं न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि चुनाव आज जो है बंगाल में भी है। संदेश खाली में सीबीआई की बड़ी छापेमारी की खबर है, और जब बड़ी छापेमारी की गई, भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ है, विदेशी हथियार जब्त किए गए हैं। एनएसजी टीम भी पहुंची है। सीबीआई जिसको जांच से रोका जा रहा था, सीबीआई जिसको अरेस्ट से रोका जा रहा था, शाहजहां शेख की अरेस्ट से रोका जा रहा था, आज सीबीआई की छापेमारी चली भारी संख्या में। तो ये किस चीज की तैयारी थी? रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, गोला बारूद, विदेशी हथियार, क्या डिटेल? एकदम
में देखिए आज सीबीआई का टीम की तरफ से जब संदेश खाली में छापामारी किया गया, आबू तालेब मोल्ला जो शेख शाहजहां के करीबी है उनके घर में छापामारी किया जा रहा था, उसी टाइम में सीबीआई का हाथ लगा एक बंकर जो घर के अंदर में मौजूद था। उस बंकर में सीबीआई जब छापामारी कर रहे थे उसी टाइम में 12 के ऊपर गन मिला है, जैसा कि सीबीआई के सूत्र मार्फत खबर आ रहा है, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे गोला बारूद उधर मौजूद रह सकता है, ऐसा भी सीबीआई का कहना है। और इसी वजह से एनएसजी टीम को बुलाया गया है। एनएसजी टीम अभी संदेश खाली पहुंचे हैं। एनएसजी कमांडर जो है संदेश खाली का जो एरिया, उस एरिया सरबेरिया एरिया को घेर लिया है और एनएसजी कमांडर की तरफ से रोबोट देकर जो बॉम्ब डिटेक्शन रोबोट है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है संदेश खाली में, और उसके साथ साथ ही स्नीपर डॉग को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी सीबीआई के सूत्र मार्फत जो खबर मिल रहा है कि जिस जगह में आबू तालेब मोल्ला उनका जो घर है शरबेरिया अंचल संदेश खाली का, उसी घर में बहुत सारे गोला बारूद मौजूद रह सकता है, और उसके साथ साथ ही विदेशी बाहर से ले आने वाले गन भी उधर मौजूद था। तो ये किस पर हमला करने की तैयारी थी? एमुनेशन रिकवर तो ये किया हमला गया किस है, पर करने की तैयारी थी? है वो बॉम्ब को रिकवर करने का काम। तो ये किस पर हमला करने की तैयारी थी? एकदम ही देखिए, जैसे कि सीबीआई का भी कहना है कि जिस तरीके से उधर बॉम्ब या गोला बारूद मौजूद है उसमें बहुत एक बड़ा हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है कि नहीं, उसमें भी सवाल आता है। क्योंकि अभी एनएसजी कमांडर का जो ऑपरेशन, वो एनएसजी ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि खबर आ रहा है नॉर्थ बंगाल से एनएसजी कमांडर का और भी टीम अभी संदेश खाली के लिए रवाना भी हुआ है, वो भी पहुंचेंगे। यानी एनएसजी टीम को लेकर पूरा संदेश खाली शरबेरिया जो एरिया है उस एरिया में जो सर्च ऑपरेशन और उसके साथ साथ ही एनएसजी कमांडर का जो ऑपरेशन वो अभी जारी है। पूरा संदेश खाली का जो रेसिडेंशियल एरिया है वो रेसिडेंशियल एरिया से रेसिडेंट्स को हटाने का काम भी एनएसजी कमांडर की तरफ से किया जा रहा है। यानी भारी मात्रा में बॉम्ब अगर मौजूद रहता है उसी वक्त एनएसजी कमांडर की तरफ से इस तरीके का मूवमेंट किया जाता है। अभी देखना है कि संदेश खाली का जिस जगह में ये तरीका का घटना घटा है उस जगह में किस तरीके का एम्यूनेशन मिलता है, क्या मिलता है एनएसजी कमांडर को। एनएसजी कमांडर की तरफ से रोबोट इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉम्ब डिटेक्टिंग जो रोबोट है वो रोबोट को इस्तेमाल किया जा रहा है एनएसजी की तरफ से, और उसके साथ साथ ही स्नीपर डॉग को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आबू तालेब मोल्ला के घर के आसपास का जो एरिया है वो एरिया में ये दोनों चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं एनएसजी टीम, और एनएसजी कमांडर की टीम उधर मौजूद है। वो लोग देख रहे हैं कि और किसी जगह में ये है कि नहीं, और इसके पीछे क्या कारण है, इतना सारा गोला बारूद क्यों संदेश खाली के जैसे जगह में मौजूद था, इसमें भी नजर रहेगा एनएसजी कमांडर और जब बात की जा रही थी और बचाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है खबर बहुत ना केवल चौंकाने वाली बल्कि बेहद गंभीर है। रैनिक बहुत बहुत शुक्रिया। वापस लौटते हैं। ईवीएम वीवीपैट सवाल जारी रहेंगे, ये कह रहा है विपक्ष। भले सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारी याचिकाएं खारिज, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फैसला मंजूर नहीं, सवाल जारी रहेंगे। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते रहेंगे। तो फिर इलेक्शन में भाग क्यों लेना? कह रहे कि नहीं, मेरे घर में अगर मैं जीता तो चोरी नहीं हुई, अगर मैं हारा तो मेरे घर में चोरी हो गई। ये है तर्क। धनंजय, आप जवाब पूरा कर लीजिए संक्षिप्त में, फिर उसके बाद जो है मेरे बाकी पैनलिस्ट जो 2 बचे हुए हैं उनके पास आता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल आपका टेक्निकल है कि पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है तो आप भी ठीक कर रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़िए, आप इस्तीफा दे दीजिए। जितनी जगह चुनाव जीते हैं सबको कहिए कि खारिज करते हैं, इस चीजों को नहीं मानते। और टेक्निकल है तो टेक्निकल के लिए 17 जून 17 में चुनाव आयोग ने बुलाया था, क्या करके साबित कीजिए आप नहीं कर पाए। और जो लफाजियां आप कर रहे हैं वो न्यायालय के सामने करिए। न्यायालय ने सारी लफाजियों को फार्स कहा, चूंकि आपको पता है कि आप हारेंगे। अब आप देखिए अलायंस का क्या हाल है। इंडिया अलायंस का बंगाल में देखिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व वहां पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए तो पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कोई भी अपराधी के फातिहा पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कौन चले जाता है? सपा का मुखिया चला जाता है। आप कर्नाटक केरल में देखिए तो क्या स्थिति होती है। एनी राजा बजा रही है बाजा राहुल गांधी का, और कह रहे हैं कि हम लोग अलायंस में हैं। वो कहां पर है ये सब आप गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अलावा और अभी पूरा सुन लीजिए, अभी पूरा सुन लीजिए, ये मैंने खड़े किए पर हमें उत्तर नहीं कि जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी, कोर्ट ने बता दिया। आप वकील है ना जी, बिना फीस के वकील है क्या? भाई मुझे आप बात बता दो,
आपके सांसद हैं, आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आप उनकी किताब को माननीय ने आपको खारिज कर दिया। अब वो कहते हैं आपके सांसद कह रहे हैं आपको लताड़ दिया, न्यायालय ने आपको गलती लगाई है, उन्होंने बकायदा आने के बाद हम आपसे क्या बतियाएं? आपके न्यायालय से लतियाने के बाद बात कर रहे थे, अब क्या बतियाइएगा? यूपीए गवर्नमेंट के समय में क्या वो सही बोल रहे थे? के बाद आप ये कहाँ आपको बचे? बताना चाहिए और आप इसको बताने से भाग रहे हैं क्योंकि आपके पास थोड़ी जवाब है। नहीं। देश के आपके संवैधानिक पास जवाब नहीं है कि 19 लाख इंडिपेंडेंट है, 16 का खारा के आपके गायब जैसा है, रीजनल पार्टी वो थोड़ी कहां चला पर रहे है, हैं। एक उसका परिवार इस्तेमाल क्या होता है, कंपनी, वो कहां हम लोग इस्तेमाल की जा परिवार रही है, डेवलपमेंट ये आप अथॉरिटी नहीं बताने चला के रहे। तैयार नहीं है। सर वो पश्चिम बंगाल सर में आपके सर मुझे एक बात विधायक बताइए, के कपीश भाई आप ईवीएम एडवोकेट बरामद होती हैं, है। मेरे आप साथ यहाँ बताने स्टूडियो में भी एक को क्या एडवोकेट है। फर्जियों की सर है मुझे ना, एक बात तो पता नहीं, बताइए, तो न्यायालय आप के एडवोकेट सम्मान हैं, के मेरे साथ बात स्टूडियो में करते शर्मा हैं। जी भी एडवोकेट हैं। एक सेकंड धनंजय जी ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड कह रहे किताब क्यों लिखी? मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है किताब के ऊपर भी सवाल, आप एडवोकेट है, दलील रखी जाती है लेके गए थे ना याचिका, आप एडवोकेट हैं, दोनों तरफ की दलील होती है। भाई आपने भी जो है अपनी बात रखी होगी, आपने भी अपने तर्क दिए होंगे, और कोई छोटे मोटे थे नहीं, प्रशांत भूषण थे, देश के जाने माने इतने बड़े वकील हैं। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कहता है, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हम तो इसी पे सवाल उठाएंगे, फिर भी आप सवाल कहते हैं कि मैं चुनावी प्रक्रिया जो है उस पर जो है विश्वास नहीं रखता, मैं जीत गया तो मैं विश्वास हूं। भाई एक एडवोकेट की तो ये भाषा नहीं हो सकती ना। एडवोकेट के शर्मा, आप भी तो एडवोकेट हैं, एडवोकेट के शर्मा भी है हमारे साथ, सर ये भी एडवोकेट है। भाई अगर आपके पास लीगल दलील है, अगर आपके पास लीगल दलील है तो कोर्ट आपसे सहमत हो गया होता, हायर कोर्ट की क्या जरूरत है? तो सहमत हो गया होता ना। जरूरत क्या है? ठीक है शर्मा जवाब दीजिए, जरूरत क्या है? खारिज कीजिए सबको। शर्मा जी जवाब संवैधानिक दीजिए। पीठ की जरूरत क्या है? देखिए बेंच की जरूरत क्या ऐसा है मुझे बताइए। कि एक बार आप चुप हो जाए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है वो हमेशा सर्वमान्य होता है और उसकी हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए, और हर जरूरी नहीं कि एडवोकेट को ही इज्जत करनी चाहिए, हर नागरिक का उसका फर्ज बनता है कि यदि देश के संवैधानिक यदि जुडिशरी सिस्टम पे यदि हम उच्चतम पर हम भरोसा नहीं करते तो कहीं ना कंटेम्प्ट करते हैं। देखिए आपके पास लीगल रेमेडी है, उस रेमेडी में आप जाए, अपील जाए, रिव्यू जाए, रिवीजन जाए, लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट में सिर्फ उन्होंने खारिज नहीं किया, साथ में उन्होंने बहुत बड़ी बात भी बोला है कि एक चिप होगा और उस चिप के द्वारा 45 दिनों के अंदर वो संभाल के रखा जाएगा, और यदि कोई कंप्लेन करता है और उस चीज़ों से यदि गलत पाया जाता है तो उसका उदाहरण आपने देखा कि जब चंडीगढ़ में जब ऐसा हरकतें हुई थी तो उसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा हमने खटखटाया और हमें न्याय मिला। तो ये चीज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो बायस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ईवीएम पर्ची मिलान उतना पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा अभी कोई तंत्र नहीं है। देखिए ये बात भी सही है कि किसी बड़े पैमाने पे कभी भी जो वो डकैती कहा जाता है और छोटे पैमाने पे चोरी कहा जाता है, हैकिंग पॉसिबल है, लेकिन ईवीएम में इतने बड़े लेवल पे हैकिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो पूरे देश में 545 सीट जो है वो बीजेपी के हाथ में होती, लेकिन जहां गड़बड़ी होती है, कहीं मशीन खराब होते हैं तो उसको ईवीएम को सुधारा जा सकता है और वहां पे शिकायत दर्ज हो सकती है। लेकिन आप कोर्ट के इस मानने को, इस जो वर्डिक्ट को कृपया करके उसकी रिगार्ड करें और उसके जो लीगल रेमेडी है, अपने जो सीनियर प्रशांत भूषण जी है वो काफी बड़े वकील है, उनकी दलील जो है वो पूरी तरह से खारिज नहीं हुई है। कोर्ट ने भी माना है कि ऐसा हो सकता है, बट वह बहुत ही छोटे लेवल पे होगा और उसमें ईवीएम में हैकिंग नहीं पॉसिबल है, ईवीएम बदला जा सकता है, ये हो सकता है। ठीक है तो कपीश जी आपको तो खुश होना चाहिए भाई, आप अगर आपको लगता है गड़बड़ी है तो जा भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आपने पढ़ा ही कि अगर आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद जांच भी हो सकती है, 7 दिन का बहुत वक्त होता है। अगर फिर भी मेमोरी में भी आपको लगता है कि चिप में कोई ऐसी हैकिंग है तो आप अपने खर्चे पे जो है वो जांच भी करवा सकते हैं। मतलब आपको तो सबसे पहले स्वागत करना चाहिए। आपने कहा कि नहीं जब तक संवैधानिक पीठ नहीं कह देगी मैं स्वागत करता नहीं। आधी जी तो जीत हुई है, और जब भी हम केस लड़ते हैं तो 100% आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन जो रिलीफ मिलता है ना वो भी कम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के भी है प्रवक्ता है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि 100% आपकी बातों को नहीं ओके किया है। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनते हुए
एक चीजों को उसने पक्ष भी रखा है कि यदि कोई ऐसा होता है तो एक चिप का प्रोविजन है, ठीक है, तो ठीक इसमें है। जीत तो दोनों की है, ठीक इसमें है, तो संविधान की जीत वकील हुई शर्मा है। जी, नहीं ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पे लीगल बातें करें ना, वकील शर्मा जी और हमारे एडवोकेट कपीश जी, अब लीगल टर्म्स में ना, ठीक है मशीन है, हैक हो सकती है या कुछ और हो सकता है, तो लीगली जो है फिर क्यों नहीं फिर आज जो है कोर्ट को बता पाए? भाई कोर्ट ने अब जो फैसला दिया उसको कम से कम एक एडवोकेट ये तो कहेगा मैं सम्मान करता हूं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उसमें अभी अपील का अधिकार हमारे पास है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फार्गो की गई, जिसको देखा जाना चाहिए, और ये हमारा अपील का राइट है। और हम अगर किसी जज के निर्णय से असहमत हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सम्मान नहीं करते उनके, क्योंकि हमको ये विधि ने एक अधिकार दिया है और इसका रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन सेम कोर्ट करती है, इसका अपील होता है, और उस अपील में हम जाएंगे, हायर बेंच पे जाएंगे, वो हमारे पास है राइट। अब मैं दूसरी चीज पर, देखिए बहुत सीधी सी बात है, इसको चोरी और डकैती से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जो चोरी होती है वो बेईमानी पूर्वक आशय के चुप्पे से की जाती है, और जो डकैती होती है वो किसी व्यक्ति को, वो भी कम से कम 5 से अधिक हो और डरा करके की जाती है, बंदूक और कट्टे और रिवॉल्वर के दम पर की जाती है, और दिन दहाड़े की जाती है या रात में। पहले चुनाव में यही होता था, जब बैलेट पेपर होता था तो देश में यही लूटा ही जाता था, डकैती होती थी। पूरी बात क्योंकि इन लोगों ने बैलेट की डकैती की है, आ जाने चाहिए, आ जाने नहीं इनके यहाँ चोर, पॉकेटमार, बटमार, माफिया, तस्कर, सारे लोग इनके पार्टी में। एक शहद की बात कहने जा रहा हूँ, अनुभव है, इनके पेट में जो है मरोड़ हो रहा है, इनके पेड़ में मरोड़ इनके हो रहा है। पार्टी को कितना बढ़िया अनुभव है, चोरी का भी, डकैती का भी, तस्करी का भी, माफियागिरी का भी, और तमाम तरह के गुंडे बदमाशों की जमात, तस्करी की जमात, ये समाजवादी पार्टी की पहचान रही है। उसके लिए क्या कर लोगे? कोई ईवीएम की मशीन लेके भागने लगे तो क्या कर लोगे? अगर मतपेटी लेके भाग सकता है तो ईवीएम की मशीन लेके नहीं भाग सकता? क्या बदकानी पुराना धंधा था आपका, शर्म नहीं आती है? यही पुराना धंधा था आपका करते हुए, अगर पहले बचकानी हरकतें तो आप कर रहे हैं, तो अब क्योंकि ये मामला न्यायालय का है और न्यायालय ने डिसीजन दिया है, आप बचकानी हरकतें आप कर रहे हैं, आप अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो मामला न्यायालय में तमाम आर्गुमेंट से निकल के आया, अगर कोई चीज वो वेल एक्यूप्ड है, आज वो हरकतें नहीं की जा सकती थी जो पहले होती थी, जो पहले आप करते थे। सीधी सी बात है, आप वो हरकतें आप नहीं कर पा रहे हैं जो पहले आप करते थे, तो आपने नई हरकतें शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे जो डकैत थे, और आज भी डकैती कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए चंदे के लंदे की जो लूट हुई है वो भी तो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण से आप लगातार घटते जा रहे हैं। सपा हो गई है सफा और जनता कह रही है कि हो जाओ दफा। सपा हो गई सफा और जनता कह रही है हो जाओ दफा। जवाब नहीं दे पाओगे। तो यही कारण है कि आप देश के संवैधानिक संस्थाओं पर आपका भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में मुख्य न्यायमूर्ति क्यों नहीं? क्यों डरते हो मुख्य न्यायमूर्ति से? क्यों न्यायालय से डर रहे हैं आप? कपिल जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से अम्बेडकर की बातें याद आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से अम्बेडकर की याद आ रही है, वो उनको भी फिर ये ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इसका भी जब इलेक्शन कमीशन का जब चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना जरूरी था तो उन्होंने कानून बदलने की कोई कोशिश की। क्योंकि क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट पे आपको धनंजय जी विश्वास नहीं था? क्या उस समय ऐसा नहीं लगा कि वो उस समय कहीं ना पार्सिटी हो रही है? आज आप दुहाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं, तो कुछ अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें बोली कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, सीबीआर ईडी का जो उपयोग आप कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या वो आर्टिकल 14 है? क्या आर्टिकल 19 है? वो क्या है वो? क्योंकि क्या एक भी आदमी ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 100 में एक भी आदमी बीजेपी का आदमी करप्ट नहीं है और 100 का 100 कोई पॉसिबल नहीं हो सकता है? भाई जब चांद में दाग है, जब चांद में दाग है तो बीजेपी में भी दाग होगा। जवाब दे दूं मैं? हाँ दीजिएगा, आप घुमाएंगे, मुझे पता है आप गोल गोल घुमाएंगे, अब यहाँ पे आप घुमाएंगे, आप वॉशिंग मशीन को घुमाएंगे, मुझे पता है। अरे भाई तो आप गंदा कपड़ा क्यों इतना रखे हैं? आप अपने इतना गंदगी के गठरी क्यों रखें? अरे तो सारी गंदगी के आप क्या भगवान शंकर है जो सारा विष पी जाएंगे? आप भगवान शंकर है जो सारा विष अपने गले में रख लेंगे?
क्या ऐसा नहीं है? आप भगवान नहीं है। क्यों जमा करके रखे? कानून सबके लिए बराबर है और आपको यदि आप अम्बेडकर की दुहाई देते हैं तो अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था कि कानून का सबके एक समान डंडा चलना चाहिए। बट पुलिस जो है वो बायस होकर जो कार्रवाई कर रही है वो भी गलत है। इस बात को भी आप मानिए यदि आप न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो। भाई साहब, आप जवाब सुनिएगा या गला फाड़िएगा? गला तो आप भी फाड़ रहे हैं, गला तो हम भी फाड़ रहे हैं, सब यहाँ फाड़ने ही आए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने इतने गंदे कपड़े क्यों जमा कर रखे हैं? क्या आपको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है? और जो आदमी आपके यहाँ 2013 में सीबीआई चार्जशीट में उसका नाम निकल जाता है, 15 में हमारे यहाँ आता है तो कहते हैं दागी है। आपके इंडी गठबंधन की बैठक हो रही होती है, अशोक चौहान उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे मुंबई में, हमारे यहाँ जाते हैं तो दागी हो जाते हैं। आपके यहाँ कैसे स्वच्छ रहते हैं, दूसरे जगह जाते हैं दागी हो जाते हैं? अरे तो जो करप्ट आदमी है उसको आप जेल भेजेंगे या अपने जेब में रख लेंगे? जिस आपके सांप बिच्छू को अपने जेब में रख लेंगे? इसे आप शंकर भगवान मत बनिए प्लीज, क्योंकि हम शंकर के पुजारी हैं, विश्वाई शिव की परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बीजेपी का ना प्रवक्ता हूं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप संविधान की जिस दुहाई दे रहे हैं, क्यों? मेरी बात तो सुन लीजिए। सीबीआई का जो है एक सिंगल आदमी, एक बताइए पूरे एक आपने किस पे कार्रवाई किया? जो आदमी करप्ट है, क्या छापे में सिर्फ 200 करोड़ रुपया सिर्फ कांग्रेस के घर मिलता है? क्या बीजेपी घर में कभी छापा मारा आपने? नहीं मारा, क्योंकि वहां पे कहते हैं जब राम मंदिर बन जाता है तो बोलते हैं कि हमने बनाया। आप सुनेंगे, लेकिन जब सीबीआई ईडी करती है, क्या ये भाषण का मंच है तो या सवाल का जवाब भी दिया जाएगा? ये भाषण का मंच इंडिया टीवी ने लगा रखा है। दोनों भाई साहब, इंडिया न्यूज ने ये भाषण देने का किसी को मंच नहीं लगाया हुआ है। आपको सुनना होगा। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुनने का धीरज रखिए। ये नहीं है कि आप भाषण देने के लिए माइक लगा दिए और आप भाषण सुनेंगे आपका। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। आपको जवाब भी सुनना होगा तो सुनिएगा तब तो। सही जगह गलत आप तय करेंगे, आप वकील की जज हैं। खुद है लीवार, आप सवाल किया तो जवाब सुनिए। मैं आपसे कहूं कि आप सही सवाल करिए, ये क्या तरीका है? ठीक है, आप तय करेंगे सही गलत। बोलिए धनंजय जी। खुद है लीवार टू डिसाइड कि क्या सही और क्या गलत। आप न्यायालय की शरण में जाइए, बोलिए कोर्ट से गलत हो रहा है। इस देश में जब इमरजेंसी लगती है तो आपको सही लगता है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, धर्म आधारित आरक्षण को मना किया। ममता बनर्जी सारे मुसलमानों को ले आती है ओबीसी में, वो तो आपको सही लगता है। वकील आपके जैसे घर में चोला रख के चले आते हैं। जब वो कांग्रेस 4% मुसलमानों को आरक्षण देती है कर्नाटक में तो आपको सही लगता है। तो बाबा साहब ने संविधान कहा क्या जिसमें लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा? वो धर्म संविधान में लिखी हुई बात तो बात नहीं है तो आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात, अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने नोटिस किया कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को कि आपने मुसलमानों को सेक्शन 2A बना करके कैसे सारे मुसलमानों को ओबीसी का हक मार के बता दिया आपने, वो बता दिया और बता दिया आपने देश को, आपके अध्यक्ष ने भी बता दिया और पीएम ने भी बता दिया, वो बता दिया आपने देश को। वो ये कह रहे हैं कि जब मंदिर बनता है तो हमने बनवाया और जब छापा पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि वो ईडी सीबीआई स्वतंत्र है इसलिए मार रही है। इसलिए वही आपके यहाँ आ जाता है तो वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल गया। मैं उसका जवाब दे देता हूं। मंदिर हमने इसलिए कहते हैं कि मंदिर हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। हमने लिखा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 4 सरकारें कुर्बान की, गोली खाई, लाठी खाई, लेकिन उस बात से नहीं हटे। हमने संविधान, आपने लिखा है घोषणा पत्र में धारा 300 और उन्हीं के सर पे बैठ करके आपने सरकार और ये गोली चलाने वाले भी बैठे हुए हैं और गोली खाने वाले भी बैठे हुए हैं, कर्ज के पानी को लाल करने वाले भी बैठे हुए हैं और अपना रक्त दान करने वाले भी बैठे हुए हैं और इस सर्जू के पानी करने वाले आज इनको खोजने से इनके रक्त वोट के लाले पड़ रहे हैं और हमने अपने खून दिया है। हमें लोगों का आशीर्वाद पा रहा है। खून खाने वाले और ये खून चूसने वालों को आज कोई वोट नहीं देने को तैयार है। दूसरे सरजू के पानी को लाल किया, सफाई एक सफाई का पड़ेगा। इन लोगों ने सरजू के पानी को लाल किया, आज इनको एक वोट के लाले पड़ेंगे। आज जनता का भर भर कर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। प्राणों की वर्तिका बनाकर स्वयं का आहूत किया इस देश के संविधान के लिए, देश के समाज के लिए। आपने बकायदा कौन कपी खिला रहा है? कपी भाई चुप हो जाइए। क्यों नहीं दिया है? आपको बताना पड़ेगा राम मंदिर ट्रस्ट में वादकारियों को जगह क्यों नहीं दी गई? क्यों हमेशा लूट खसोट बचाने वालों को दी गई? आप बताओ। 20 लाख की जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदने वाले राम के अमानत में। अरे आप ऐसे लोग हैं कि आपको तो
परिवार से शुरू करें। आप बताओ कि आपको सपा को एक वोट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आप राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को अधिकार नहीं है कुछ पूछने का। हम राम के दीवाने हैं, राम के नाम पर जान देने वाले हैं। हमने गोलियां खाई है, तुमने गोलियां चलाई है, इसीलिए तुम्हें वोट के लाले हैं। हमें भर भर का आशीर्वाद पाले हैं, जनता ने लगातार आशीर्वाद दिए जा रही है, तुम्हें लगातार दरकिनार किए जा रही है। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, सरजू के पानी को लाल करने वाले राम भक्तों के खून से तुम्हें जनता जवाब दे रही है। और अब कन्नौज भी नहीं बचेगा। कन्नौज के किला से भी अखिलेश की विदाई तय है। सफाई लेट गए, चारपाई हो गई सफाई। नृपेंद्र मिश्रा कौन कोई है? नहीं वोट देगा, नहीं देगा, पड़ोसी नहीं देगा भाई। आपको बताना पड़ेगा ये नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों है? स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों तो नहीं है? राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले अखिलेश को बुला ले, उनके पिता मुलायम को बुलाएं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। क्यों नहीं है? ये चारों किसी सफाई नाम के कसाई को बुलाएं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। सफाई को तो नहीं ले सकते ना, इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। बताना पड़ेगा कि आखिर शंकराचार्य जी से नहीं, आपका क्या बैर है? ये डर तो नहीं है, ये डर तो नहीं है कपीश जी। ठीक है, मतलब उन्होंने तो लिखा था ना अपने मैनिफेस्टो में कि बकायदा जब भी आए संकल्प पत्र में मंदिर हम बनवाएंगे, तो मंदिर बना भले कोर्ट के रास्ते से, लेकिन किसी ने लटकाया भी, भटकाया भी और देश को कहा ना कि उसकी जरूरत ही नहीं है। वो लोग भी तो थे और निमंत्रण के बाद भी लोग गए नहीं। वो भी तो जनता ने देखा ही है ना, गोली किसने चलाई थी, उस वक्त कौन थे? अरे वो प्राउड था, वो भी देखा है नहीं। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मुद्दा आ गया, इसलिए मैं लेकर के आया। सर ऐसा है, ऐसा है, ये देखिए, नहीं मैं तभी कह रहा हूँ ना, तमाम चीजें आ रही है, तभी आप तमाम चीजों पर बोल रहे हैं। अब ये देखिए एक और चीज आ गई है, नहीं इस पर कर दीजिएगा रिएक्ट, मैं आपसे रिएक्शन ले लूंगा, इस पर रिएक्ट कर दीजिएगा कपीश जी, इस पर रिएक्ट कर दीजिएगा। ये देखिए कांग्रेस का सीएम योगी पर बड़ा हमला आया सामने कि ये गोकशी को छूट दे रहे हैं। कांग्रेस का सीएम योगी पर बड़ा हमला है कि ये गोकशी को छूट देने की बात कह रहे हैं। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान के बाद अब तक जो है ओवैसी कह रहे थे बीफ काटते रहो, तो यहां पर कांग्रेस कह रही है कि ये गोकशी की छूट दे रहे हैं। सुनते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। उसको काटा भी गया था, वो एक अलग इशू है, उस पर अब बात नहीं करते हैं। लेकिन कपीश जी मंदिर पर ही अगर रहें और धनंजय जी अगर मंदिर पर ही अगर रहें, जो कि योगी कह रहे हैं कि ये तो जाते नहीं,
मतलब वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने कहा कि भगवान राम काल्पनिक थे, जिन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट किया, जिनके वकील ने खड़ा होकर के कहा कि आप चुनाव तक इसका डिसीजन न दें, अन्यथा पार्टी को फायदा हो जाएगा, और हम लोगों ने लगातार कहा कि राम के लिए गोली खाने वाले और गोली चलाने वाले दोनों को जनता देख रही है। गोली चलाने वाले ने जिन्होंने सरजू के लक को लाल किया था, आज उनको वोट के लाले पड़े हैं, और हम जनता के लाल हैं। जनता हम जब मनमोहन सिंह कहते हैं पार्लियामेंट में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उसके बाद जब इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी जाकर के मुसलमानों को ममोर की बात बोलिए, उनका ये कहना पूरी आप एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी स्पीच को सुनाया जाए धनंजय जी को। और अधिया पर ढेला ढोना कहते हैं पूरब में, अधिया पर ढेला न ढोए, मैंने पूरा स्पीच सुना। वो पानी में से भी दूध निकाल ज्यादा पैर न निकाले, तो वो आप अपने मतलब की चीज निकाल रहे हो और मतलब की चीज नहीं है उसको बाहर फेंक रहे हो। ये तो बगुला वाली बात हो गई, जो पानी में से भी दूध आप मोदी जी मंच पे इतनी बड़ी मैनिफेस्टो की बात है, जो संपत्ति सर्वे की जो बात कर रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में है, वो तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं। आप बताइए या एंकरिंग के भाग किसी और को दे दिया। वकालत नहीं चल रही है तो एंकरिंग ही चला लीजिए। वकालत अगर नहीं चल रही है तो पार्ट टाइम एंकरिंग भी शुरू कर दिया है क्या? जब मुझे आपसे बात करने का दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, खास करके ओबीसी समाज नरेंद्र मोदी का बारंबार कोटिसा धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस बनाया, अन्यथा उनके हक की हकमारी हो जाती। आज नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस से परमिशन लेनी पड़ रही है, और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने कर्नाटका को नोटिस किया है कि मुस्लिम की तमाम जातियों को आपने सेक्शन 2A बना करके कैसे ओबीसी में डाल दिया। और इंडी गठबंधन कहता है कि हम ओबीसी के सम के रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करोगे भाई? एक तरफ से लूट रहे हो और दूसरी तरफ से कह रहे हम रक्षा करेंगे। संविधान की हत्या करें, बाबा साहब कांग्रेस ने नहीं बर्दाश्त किया, फिर यही तो बोलेगा बीच में क्यों बोलते हो? मैंने वो सवाल पूछा कि कांग्रेस ने कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन को कि आपके मैनिफेस्टो में वो चीज नहीं है, कि प्रधानमंत्री अपने मन से उस बातों को बोल रहे हैं, और वो जबकि मैनिफेस्टो में नहीं है। लिखा था उसकी बात 2014 में दिल्ली का लुटियन जोन की सारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे देंगे। मिल जाता, कांग्रेस से भी बेईमान है तो आपको बेईमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता। ये नहीं है कि बेईमानी का लाइसेंस आपको मिल गया, नहीं वो भी किए थे, हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 50 लाख रुपया में माँ बेटा ने गड़प लिया, आज वही कोर्ट से न्यायालय से बेल पर दोनों माई बेटा यहाँ बैठ के सारे अडानी और अंबानी को आपने पैसा दे दिया, 16 लाख करोड़ रुपया आपने कराने वाले और अंबानी को अपने पार्टी से राज्यसभा भेजने वाले, इस एफआई में नाच नचवाने वाले हीरो हीरोइन को, और अंबानी समाजवाद के महान पुरों था। अनिल अंबानी को आपने भेजा, समाजवाद कितना अच्छा आपका है। अनिल अंबानी कितने बड़े समाजवादी थे जो आपके पार्टी से राज्यसभा गए। फिर हम मुद्दों से भटक रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं। आप लोग जो मेन मुद्दा है ईवीएम मशीन है, फिर आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब मेन मुद्दा क्या, आज की टॉपिक क्या? ईवीएम वीवीपैट, और साथ में जो ईवीएम की तो तैयारी हो गई है ना शर्मा जी, ईवीएम की तैयारी तो हो गई है भाई। ऐसा है कि हार जाएंगे तो ईवीएम जिम्मेदार कपीश जी कहते रहे हैं। ये बात भी सही बोल रहा है कि जब ये कांग्रेस हारते हैं ना तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, जब जीत जाते हैं कपीश जी ने कह ही दिया कि अभी और जाएंगे, हार जाएंगे तो ईवीएम जिम्मेदार। अखिलेश भैया जीते, दूसरा सचिन जी तो जय जय समाजवाद। अभी तक 9 करोड़ इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि 19 लाख ईवीएम कहां मिसिंग है, कोई जवाब नहीं मिला। जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो हैकिंग पे किताब लिखी, इसका हार का ठिकाना जो ईवीएम पे फोड़ते हैं। अगली बार अभी तो अपील करनी है, अभी तो अपील करनी है विपक्ष ने, तो मैं ये कहूंगा अगली बार प्रशांत जी की जगह कपीश जी को हायर कर ले। नरसिम्हा राव किसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष? भाई अगर ये तर्क है कि वो किताब के जो तहत है ईवीएम जो है खराब है, बैलेट पेपर में दोबारा धकेल दीजिए देश को, तो वो किताब जो है सर वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सर कोर्ट में रख देते वो किताब। फायदा है जब 1.5 महीने तक देश जो है वो इलेक्शन में बैठा हुआ है। आप बताओ 19 अप्रैल से 4 जून तक बैठा हुआ है कि नहीं पूरा देश? ईवीएम इसीलिए लाई गई थी ना कि आज मत बोलो और कल गिनती हो जाए। 1.5 महीने के लिए नहीं लाई गई थी। ये लूट की छूट किसने दी हुई है इनको? बैठ के आदमी रखवाली करेगा 1.5 महीने? राजभर साहब ने क्या आरोप लगाया था? पकड़ के फोटो खिंचाए थे, आज इनके साथ है। ये बताओ ये 3 ट्रक ईवीएम बदल रहे थे कि नहीं बदल रहे थे? देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात यह है
कि इसका लबोलुआब यह है कि सपा को कोई सीट नहीं आने जा रही है और चुनाव हार करके विपक्ष हार की हाहाकार में भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप तो फर्जी सर्टिफिकेट बेचते हो, वही लेके कोर्ट चले जाना चाहिए। कभी कभी हार को स्वीकार कीजिए, जब हारते हैं तो स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों को देखिए ना, कि आप परिवारवाद में आपने देखिए हर लोगों को टिकट दे रहा है, और जिस तरह से आप जातीय आप पीडीए की बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं बहुसंख्यक की, मैं सोचता हूँ एक मिनट चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। अरे आप बोलते ही रहते हैं। अरे बोलने दीजिए ना, हम भी बोल रहे हैं भैया। भाई आप एक तरफ बोलते हैं कि बहुसंख्यक की बात करते हैं, दूसरे तरफ पीडीए की बात करते हैं। ये क्या आप नहीं लगता कि आप देश में जो है जात और धर्म में बांट रहे हैं? समाज परवर्ण में आता है, और दिग्विजय नाथ के बाद उनके मेरे भाई ही नहीं अवैधनाथ बोलने जी, और उसके बाद उनके रिश्तेदार आदित्यनाथ जी ये कब्जा करके बैठे हैं। ये परिवारवाद। अरे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप बात तो सुन नहीं रहे। आप एक तरफ बोलते हैं कि देश में भाई बहुसंख्यक होना चाहिए, सर एक बोलने तो दीजिए। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, वकील साहब को सुनिए। मैं कह रहा हूं सर, सुनने की शक्ति रखिए। जब आप एक तरफ कहते हैं कि बहुसंख्यक की बात करते हैं, हम देश में सबके लिए सोचते हैं, लेकिन दूसरे तरफ पीडीए की बात करते हैं, मतलब पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी जाति और में बांट रहे हैं? आप जिस तरह से एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं, तो आप जात की राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जहां तक देश का एक जनता के रूप में बातें बोल रहा हूं कि क्या आप बोलेंगे पीडीए पिछड़ा है, तो क्या पीडीए पिछड़ा है? तो आप राज्यसभा से पल्लवी पटेल को जो एलिगेशन लगाई है कि आपने राज्यसभा में एक भी जो पीडीए को नहीं बनाया, आपने कभी भी आपने टिकट जो बंटवारा करते हैं उसे पीडीए की ध्यान देते हैं, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। शर्मा जी सुन लीजिए अब। हाँ, अब आप मेरे जवाब को सुनिए। जावेद को किसने भेजा? जावेद अहमद को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा। जया बच्चन जो महिला हैं आदि आबादी ए, उनको किसने भेजा? समाजवादी पार्टी ने भेजा। और देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिनके वोटों से बनती है, जिनके वोटों से खड़ी है, उन्हीं आलोक रंजन जी की बिरादरी को पीछे कर, जिनकी वो 90% पार्टी है, कायस्थ बिरादरी, जो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को देता, उसको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। तो जात की राजनीति कर रहे हैं ना, इसका मतलब जात की राजनीति आप भी कर रहे हैं। तो कपिल जी आप बताइए ना, कायस्थ भाई जो वोट दे रहा है उसकी जहां तरह पूछो वोटर की, अब आप कह गए देखिए कायस्थ जो है हमने पहुंचा दिया, इसका मतलब ऐसा है क्योंकि बीजेपी को वोट देता था। बिहार में लालू यादव जाति कार्ड बता तो दिया कपिल जी अपना। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सभी तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कर रहे हैं, एवं मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश जो है जात और धर्मों में बटा हुआ है, और आप कहते हैं एकीकरण की बातें करते हैं। संविधान में आपने बांटा हुआ है। मैं कह रहा हूं इस देश की असलियत है कि नहीं, कि आरक्षण जाति के हिसाब से दिया जा रहा है, और जब आप ओबीसी और एससी एसटी में आप करते हैं तो ये जाति नहीं है क्या? जाति से परहेज क्यों है? हाँ, अपलिफ्टमेंट नहीं, जाति के आधार पर ठीक है, लेकिन धर्म के आधार पर क्यों? भाई धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? बात तो वही होती ना। अगर आपको कोई पिछड़ा लगता है, उस पिछड़े को जो है अगड़ा बनाइए, लेकिन एक जो है एक बहुसंख्यक जो है, क्योंकि वो बहुसंख्यक है इस कारण से तो उसका हक नहीं छीना जा सकता ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक।